सो वापस आते हैं। तो हम लोगों ने जो बेसिकली अभी तक कवर किया था वो हाउ टू इंस्टॉल टैली एंड हाउ टू क्रिएट अ कंपनी डेटा इन टैली। अब दो चीजें कवर होने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली के साथ साथ हम लोग जो अकाउंटिंग लेजर्स और ग्रुप होते हैं उसका इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो इनिशियल अकाउंटिंग ग्रुप्स होता है, अकाउंटिंग लेजर्स होता है, ये सारे के सारी चीजों का बेस होता है। तो बेस अगर हमें सारे पॉइंट्स के क्लियर होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग ग्रुप्स क्या है, अकाउंटिंग लेजर्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना क्या अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। तो ये जब हमारा बेस सारा का सारा क्लियर रहेगा तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। टैली में एंट्री रिकॉर्ड करना कोई बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है। टैली में आप एंट्री कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो सेल्स हो, परचेस हो, कोई भी। लेकिन अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेस क्लियर रहेगा, तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है। सो ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली गेटवे ऑफ टैली से। तो ये गेटवे ऑफ टैली जो बेसिकली वो एक गेटवे पॉइंट है जहां से हम लोग सारे के सारे टैली के रिपोर्ट्स या फिर वाउचर्स या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने एक डेटा ओपन किया है जिसका नाम है एबीसी एंटरप्राइजेज। अब ये डेटा जब ओपन मैंने यहाँ पे टैली में एक्टिवेट किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर टॉप साइड में कुछ बटन पैनल दिखते हैं। सबसे पहले ऊपर जो टॉप साइड में बटन पैनल दिख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग रिवाइज करते हैं। और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन है, पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो बटन पैनल है ना, उसमें से कुछ बटन पैनल यहाँ पे काम आएंगे, कुछ बटन पैनल कभी और काम आएंगे। तो हम जस्ट एक इंफॉर्मेशन गैदर तो कर लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है, कहाँ और कब कैसे यूज करना है। जब वो पर्टिकुलर चैप्टर या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के तौर पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कंपनी। कंपनी को देखो एक्सेस करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट के। अगर कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे, के लिखा हुआ, के नीचे यहाँ पे आपको आप देखोगे सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कि अगर इफ आपको अगर ये नेविगेट करना है, इस मेनू ऑप्शन में जाना है, कंपनी मेनू ऑप्शन में आना है, तो आपको शॉर्टकट की यूज करना है ऑल्ट। सिंगल सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट। आपको ऑल्ट के प्रेस करना है। तो अगर मैं यहाँ से ऑल्ट के प्रेस करूँ तो देखो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंपनी का। तो अब कंपनी के ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्टकट की अगर प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जिसको आप याद रखना, जैसे कि ऑल्ट के कंपनी होता है, F11 कंपनी का फीचर्स होता है। तो अब यहाँ पे देखो कंपनी जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने में जो कंपनी मेनू ऑप्शन आता है, इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्रिएट। क्रिएट का मतलब हो गया कि आपने एक डेटा तो ऑलरेडी टैली में क्रिएट कर लिया है। क्या इसके अलावा कोई और दूसरा डेटा भी आप क्रिएट करना चाहते हो टैली में, यानी कि कोई दूसरी कंपनी अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं क्रिएट पे, तो मुझे वापस लेके जाएगा यहाँ पे कि क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो वापस से वही पेज ऑन हो जाएगा जहां पे हमने कंपनी क्रिएट कर ली थी। तो हमने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पे हम इसे वापस क्रिएट नहीं करेंगे। फिर वापस आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। अब यहाँ पर आता है ऑल्टर मेनू ऑप्शन। अब ऑल्टर मेनू का मतलब होता है कि आपने जो ये कंपनी क्रिएट की है टैली में, आपने जो कंपनी क्रिएट की है, अब उस कंपनी के इंफॉर्मेशन जो आपने एंटर किया था, जैसे उसमें कॉन्टेक्ट नंबर एंटर किया था आपने, अपने ईमेल आईडी एंटर की थी, आपने एड्रेस एंटर किया था, तो ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपने एंटर की थी, अगर उसमें से कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे एंटर करो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम दिया एबीसी एंटरप्राइजेस और मेलिंग नेम है यहाँ पे, बट मैंने एड्रेस यहाँ पे नहीं अब डाला है। राइट। तो मैं यहाँ पे मुझे एड्रेस डालना है एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। ये मैंने एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐड करनी है, चेंज करनी है, रिमूव करना है या फिर ऑल्टर करना, तो आप उसको जाके ऑल्टर मेनू ऑप्शन में यहाँ से कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता दूं आपको मैं, ऑल्टर मेनू ऑप्शन जो है ना, ऑल्टर मेनू ऑप्शन हर किसी को नहीं मिलता है।
ऑल्टर मेनू ऑप्शन हर किसी को नहीं मिलता, का मतलब ये हो गया, कभी कभी आप यहाँ पे देखोगे ना कंपनी मेनू ऑप्शन में, तो ये ऑल्टर बटन हाईलाइट ही नहीं होगा, दिखेगा लेकिन आपको हाईलाइट नहीं होगा, और आपका कर्सर जो है ना जंप करेगा, यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ऑल्टर ऑप्शन में नहीं जाएगा। अब ऐसे कब हो सकता है, ऐसी क्वेरी आएगी कि आपका ऐसा क्यों हो सकता है और कब हो सकता है कि मेरा कर्सर यहाँ पे ऑल्टर मेनू पे नहीं आएगा। तो याद करो जो मेरा पिछला लेक्चर हुआ था, यानी कि पिछले टू पिछले शनिवार को जो हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग टैली में मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, रमेश, सुरेश, राइट, रोहन, सोहन। तो उसमें एक होता है सुपर एडमिन, जो सुपर एडमिन के पास सारे पावर्स होते हैं। तो सारे पावर्स का मतलब होता है कि वो कुछ भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो उसके यूजर्स होते हैं, रमेश, सुरेश, उसने जो लॉगिन क्रिएट किए रहेंगे, तो जो रमेश सुरेश रहेंगे ना, अगर उनके नाम से, अगर उनके यूजर के नेम के थ्रू आप लॉगिन करोगे डेटा ना, तो कुछ ऑप्शन इस कंपनी मेनू ऑप्शन में हाईलाइट नहीं होंगे। यानी कि अगर ये कंपनी मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन किया है, तो इसका मतलब ये डेटा मैंने सुपर एडमिन के लॉगिन से लॉगिन किया है। सुपर एडमिन यानी कि जो मेन, जिसके पास पूरे राइट्स है। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी यूजर के नाम से लॉगिन करूंगा ना, तो ये जैसे ऑल्टर ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि उनको कुछ चीजें चेंज करने के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो सुरेश अगर लॉगिन करके यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर देगा, तो सुरेश को तो नहीं चेंज करना चाहिए, वो तो एडमिन करेगा, एडमिन के पास राइट्स होने चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन क्या होता है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे हाईलाइटेड, कुछ नहीं दिखेंगे। तो ये ऑल्टर ऑप्शन आ गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज। चेंज का मतलब क्या हो, यहाँ पे चेंज का मतलब ये हो गया बेसिकली, आपने यहाँ पे जो कंपनी सेलेक्ट की है, अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक कंपनी मैंने सेलेक्ट की है जिसका नाम है एबीसी एंटरप्राइजेज। अब एबीसी एंटरप्राइजेज मैंने कंपनी तो यहाँ पे लॉगिन की है, चलो एक काम करते हैं, एक और कंपनी यहाँ पे एंटर करते हैं। यानी कि एक ही टैली एप्लीकेशन पे मैं मल्टीपल डेटा को एक्टिवेट करता हूँ, मल्टीपल डेटा को एक्टिवेट करते हैं। तो करना क्या है आपको, जैसे मैंने एबीसी एंटरप्राइजेस ऑन किया है, चलो एक और कंपनी ऑन करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट के कंपनी मेनू ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो चेंज के नीचे एक ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब हो गया, देखो आपके पास इतनी सारी कंपनियां यहाँ पे दिख रही हैं, आपने पहली कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे लोड कर रखी है, एक्टिवेट कर रखी है, एबीसी एंटरप्राइज। अब चलो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एके एंटरप्राइजेस, मैं एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे दो कंपनी आ गई, एबीसी आ गया और एके एंटरप्राइज आ गया। दो कंपनी यहाँ पे दिख तो रही है, लेकिन यहाँ पे दो कंपनी लोडेड है, मतलब एक टैली में मैंने एक टाइम पे दो कंपनियां ऑन कर रखी है, लेकिन अभी फिलहाल कौन सी कंपनी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। देखो एक होता है लोडेड, हाँ लोडेड मतलब यानी कि मैंने कंपनी कितनी ओपन कर रखी है वो ठीक है, लेकिन फिलहाल कौन सी कंपनी एक्टिव है यहाँ पे, तो वो है एके एंटरप्राइजेज, क्योंकि ये बोल्ड कलर में हाईलाइटेड दिख रहा है आपको यहाँ पे बोल्ड में। करेक्ट, तो इसका मतलब कंपनियां भी यहाँ पे दो खुली हैं, करेक्ट ना। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर आगे दो कंपनी खुली है, इसी तरह से आप मल्टीपल कंपनी यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक दो तीन चार ही नहीं, जितना कंपनी ऑन करना कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मान लो देखो एके एंटरप्राइजेस यहाँ पे कंपनी एक्टिव है, अब मुझे एबीसी एंटरप्राइजेस पे आना है, तो कुछ करना कुछ नहीं, खाली यहाँ पे माउस लेके जाओ, यहाँ पे कर्सर लेके जाओ और क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे एबीसी एंटरप्राइजेस एक्टिव हो गई। एके एंटरप्राइजेस लेके आओगे तो यहाँ पे एके एंटरप्राइजेस एक्टिव हो जाएगी। अब वहीं पर एक ऑप्शन था कंपनी मेनू में, सेलेक्ट कंपनी के ऊपर देखो यहाँ पे ऑप्शन था चेंज। चेंज मतलब देखो अभी कौन सी कंपनी एक्टिव है, एके एंटरप्राइजेस। आपको एबीसी एंटरप्राइजेस एक्टिव करनी है, तो यहाँ पे एबीसी एंटरप्राइज कर लो। यानी कि चेंज का मतलब हो गया कि जो कंपनी अभी आपने टैली में सेलेक्ट कर रखी है, उसमें शफल करना है कि कंपनी ए से बी में जाना है, बी से ए में आना है, तो इसके लिए वो चेंज का ऑप्शन दिया है। यहां तक क्लियर है, चार पॉइंट हो गए अपने यहां तक का, क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे फिलहाल जो कंपनियां टैली में एक्टिवेट कर रखी है, यानी दो कंपनियां आपने चालू कर रखी है यहाँ पे, दोनों कंपनियों को अगर बंद करना है, बंद करना का मतलब होता है टाइमिंग के लिए यहाँ से डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग शट। देखो शट का भी शॉर्टकट की दिया है यहाँ पे, कंट्रोल F3। आपको कंट्रोल प्लस F3 दबाओगे तो ऑटोमेटिक कंपनी शट करने का बटन हाईलाइट हो जाएगा, आपको कंपनी में ऑप्शन में आने के। तो यहाँ पे हर किसी का शॉर्टकट की उसके बगल में दिया रहेगा, जैसे चेंज का ऑप्शन दिया है F3, सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है ऑल्ट प्लस F3, कंट्रोल का ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस F3। हाँ,
तो प्लस जो है मतलब वो प्लस मतलब प्लस का सिंबल आपको दबाना नहीं है, सिर्फ कंट्रोल दबाना है और F3 दबाना है। प्लस का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे दो की दबानी है आपको। अब मैंने यहाँ पे मान लो एग्जांपल शर्ट कंपनी सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास दो कंपनी ऑन है, एबीसी एंटरप्राइजेस और एके एंटरप्राइजेस। अब मैं यहाँ से चलो एक काम करता हूँ, मैं एके एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट करता हूँ, उसको बंद करता हूँ, यहाँ पे एंटर किया, वो कंपनी डीएक्टिवेट हो गई, सिर्फ यहाँ पे अभी एबीसी एंटरप्राइजेस ऑन है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ये हो गया। अब यहां तक तो ऑप्शन क्लियर है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट लॉग। एडिट लॉग बेसिकली क्या है? एडिट लॉग यहाँ पे होता क्या है कि एडिट एडिट मतलब जैसे मैं गया था ना यहाँ पे ऑल्टर मेनू ऑप्शन में, मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया, पहले एड्रेस नहीं था, बाद में मैंने डाला एड्रेस। तो अब ऐसे केस में आप जो भी चेंजेस करते हो कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन को, तो उसका एक लॉग मेंटेन होगा कि आपने क्या क्या चीजें एडिट की हैं। क्या आपने इसका एड्रेस चेंज किया, नाम चेंज किया, कंपनी का फोन नंबर चेंज किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज करोगे तो उसका लॉग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एडिट लॉग। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा। अब ये ब्लैंक बेसिकली ब्लैंक क्यों है ये ब्लैंक इसलिए है, ब्लैंक जबकि ब्लैंक आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने चेंज किया था इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि अगर आपको टैली का एडिट लॉग देखना है तो आपको टैली में पहले आपको यूजर्स बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा सुपर एडमिन, जो कि लास्ट टाइम मैंने बना के दिखाया था। उसके बाद बनाना पड़ेगा आपको सुरेश, रमेश, परेश, जो भी है वो बनाने पड़ेंगे। तो जब चार लोग का अलग अलग लॉगिन बन जाएगा तो टैली क्या करेगा, फिर ट्रैक कर पाएगा ना कि मान लो सुरेश ने चेंज किया, रमेश ने चेंज किया, तब जाके उसका लॉग मेंटेन हो पाएगा। जब तक यानी कि आप यूजर कंट्रोल क्रिएट नहीं करते हो कंपनी में एक्सेस में, यहाँ पे देखो कंपनी ऑल्टर में यहाँ पे ऑप्शन था ना यूजर कंट्रोल एक्सेस, जब तक ऑप्शन ये यस नहीं करते हो और यहाँ पे लॉगिन सुपर एडमिन का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हो, तब तक वो आपका ये जो ऑप्शन था यहाँ पे कंपनी में एडिट लॉग, ये हाईलाइट नहीं, मतलब हाईलाइट मतलब इन द सेंस कुछ दिखेगा नहीं है, तब तक वो ब्लैंक ही रहेगा। हाँ, तो एडिट लॉग का मतलब बेसिकली क्या हो गया, एडिट लॉग का मतलब यहाँ पे हो गया कि कंपनी इंफॉर्मेशन जो आपने कंपनी टैली में क्रिएट की है, कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने एडिट किया है, चेंज किया है, अल्टर किया है, मॉडिफाई किया है, जो भी किया है, तो उसका लॉग यहाँ पे मेंटेन होगा। लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको टैली में लॉगिन्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग यूजर्स के। एक होगा सुपर एडमिन, उसके अलावा होंगे बाकी यूजर। अब आप क्वेश्चन करोगे मान लो परवेज मेरे पास तो मैं ही अकेला हूँ या फिर मैं ही अकेली हूँ, मेरे यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप अकेले हो तो आपका लॉगिन बनाओ, आप खुद यूजर क्या बनोगे, आप खुद यूजर भी रहोगे और आप खुद सुपर एडमिन भी रहोगे, यानी कि आप टू इन वन रोल प्ले करोगे। लेकिन अगर आपको एडिट लॉग मेंटेन करना है तो आपको यूजर लॉगिन बनाना ही पड़ेगा, और लॉगिन कहाँ बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन और ऑल्टरेशन। ठीक है। हाँ, तो अब बेसिकली देखो ये सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है ना ये ऑनलाइन एक्सेस का, ये इंफॉर्मेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटर ऑन कभी इंपॉर्टेंट आएंगे, मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल पार्ट में। ये बेसिकली क्या है, कनेक्ट कनेक्ट का मतलब होता है जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो व्हाट्सअप में जैसे अभी मैंने मैंने फोन नहीं चला रहा हूं मैं, तो मैं ऑफलाइन दिखूंगा आपको। लेकिन जैसे मैं व्हाट्सअप ऑन करूंगा अपने मोबाइल में तो मैं ऑनलाइन दिखना स्टार्ट हो जाता हूँ मैं। तो कनेक्ट का मतलब बेसिकली सेम उसी तरह से, अगर कंपनी को ऑनलाइन दिखाना है, ऑनलाइन कि कंपनी इज ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हो आप, तो कंपनी को अगर ऑनलाइन दिखाना है तो कंपनी को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। अब इसका पर्पस क्या है, बेसिकली इसका पर्पस बहुत सारी चीजों में काम आता है। जैसे मुझे डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे व्हाट्सएप में ऑनलाइन आते हो, ऑनलाइन आने के बाद आप मैसेज करते हो, तो मैसेज आपका यहां से वहां जाता है, आपका डेटा एक्सचेंज हो गया ना। उसी तरह से टैली में भी डेटा एक्सचेंज होता है। यानी कि मान लो आप अपने घर पे टैली में काम कर रहे हो, मैं अपने यहाँ पे टैली में काम कर रहा हूँ, आप भी एबीसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं भी एबीसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। आपने सेल्स की एंट्री मारी अपने टैली में, मैंने परचेस की एंट्री मारी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि सेल्स की एंट्री क्या मारी है और आपको नहीं मालूम मैंने परचेस की एंट्री क्या मारी है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन कंपनी कनेक्ट कनेक्ट करूंगा और अपना डेटा एक्सचेंज कर लूंगा। आपने जो अपने टैली में सेल्स की एंट्री मारी है वो मेरे डेटा में आ जाएगा और मैंने जो परचेस की एंट्री मारी है वो डेटा आपके डेटा में चला जाएगा टैली में।
डेटा एक्सचेंज, इसको सिंपल लैंग्वेज में टैली के लैंग्वेज बोलते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन, तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन करना हो गया, और टैली को ऑनलाइन रिमोट एक्सेस के थ्रू कनेक्ट करना हो गया। जैसे मान लो आप एग्जांपल, अभी आप बैठे हो कहीं अभी आप अपने घर पे बैठे हो एग्जांपल, आपको डेटा का एक्सेस करना ऑफिस का बैठे बैठे, तो कैसे कनेक्ट करोगे? ऑनलाइन कनेक्ट करोगे। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस दिया हुआ है। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा फिलहाल, जब हम लोग टेक्निकल चैप्टर में आएंगे तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ऑनलाइन एक्सेस सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है F11 फीचर। अब यहाँ पे हम लोग ना यही फीचर पहले समझेंगे डिटेल में। यहाँ पे बहुत टाइम जाने वाला है अपना F11 फीचर्स में। अब ये F11 फीचर्स ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैली डेटा की। जैसे आप एक नया फोन लेते हो, जैसे आप एक नया फोन लेते हो, चाहे कोई भी फोन हो गया, आप जैसे फोन लेके शोरूम से घर पे आते हो, तो सबसे पहले उसको ऑन करते हो, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। जैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसको अपडेट करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक उसी तरह से जब टैली में कोई नई कंपनी आप क्रिएट करते हो, तो उसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यानी कि जिस तरह से मैं मोबाइल घर पे लेकर आता हूँ, फिर उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक उसी तरह से अगर मैं टैली में कोई नई कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो मुझे उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि मुझे कौन-सा ऑप्शन चाहिए, कौन-सा ऑप्शन नहीं चाहिए। जैसे कभी-कभी हमारे फ़ोन में बहुत सारे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आता है। डेट एंड टाइम आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए? 24 आवर फॉर्मेट में चाहिए या फिर 12 आवर फॉर्मेट में चाहिए, राइट? कि नहीं, जैसे मेरी मेरी वाइफ को देख लो, मेरी वाइफ को 24 आवर फॉर्मेट समझ में नहीं आता है। अगर मेरे फोन में टाइम दिखाता है 16, तो मुझसे पूछते हैं कि 16 का मतलब कितना बजा, तो बोलता 4 बजा, तो नहीं समझ में आता है। तो हर किसी की प्रेफरेबिलिटी होती है कि किसी को 24 आवर समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो वो उस हिसाब से अपना मोबाइल कॉन्फ़िगर करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप जो बिज़नेस करते हो, आप अपने बिज़नेस के हिसाब से अपने डेटा को कॉन्फ़िगर करो, सेटिंग करो उसकी। तो उसको सेटिंग करने के लिए आपको कौन से ऑप्शन की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है फीचर्स की। अब फीचर्स में देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। अब ये फीचर्स ही अपने को समझना, आज अपना यहीं पे खत्म हो जाए, एक्चुअली टॉपिक है अपना यहीं पे, बहुत टाइम जाने वाला है। तो हम लोग लेकिन पूरा इसको समझेंगे। समझेंगे मतलब ये होता क्या वो जानेंगे, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली जब ये चैप्टर आएगा तब करेंगे, क्योंकि हर एक फीचर का एक अलग अलग चैप्टर है। हर एक फीचर का एक अलग अलग चैप्टर है। फिलहाल वो फीचर है क्या उसके बारे में समझते हैं हम लोग, ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या पर्पज है इसका। स्टार्टिंग विद देखो फीचर्स यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग। पहला पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फीचर्स में, अकाउंटिंग में ना अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स। क्या आप अपने टैली डेटा में अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो? तो बेसिकली इसका जवाब होगा हाँ। मैं अपने टैली डेटा में अकाउंटिंग ही मेंटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि डेटा है किस लिए? अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन यस ही रहेगा कि हाँ, मुझे अपने डेटा में अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो यस रहेगा। चलो ठीक है, यस रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अकाउंट्स के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस है। अकाउंट्स के अंदर भी ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन आता है अकाउंट्स के अंदर आपको कौन से फीचर को यूज जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो फीचर की जरूरत पड़ेगी वो होगा इनेबल बिल वाइज एंट्री। आपको पता है बिल वाइज एंट्री क्या होती है? कुछ आइडिया है? हाँ, करेक्ट है। एग्जैक्टली exactly। अभी देखो बिजनेस में कभी भी कोई बिल बनता है, जैसे कोई बिल बनेगा, तो उसका बिल नंबर 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मतलब बिल बनाते हैं ना, बिल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब हर एक बिल, जैसे मान लिया बिल नंबर 1 किसको दिया मैंने? खुशबू को दिया। बिल नंबर 2 मैंने रमेश को दिया। बिल नंबर 3 सुरेश को दिया। तो हर एक बिल डिटेल का ट्रैक और मेंटेन करना अगर है आपको, जैसे ये खास करके कहाँ पे मेंटेन किया जाता है? ये मेंटेन किया जाता है वहां पे जहां पे उधारी सिस्टम चलता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट सिस्टम चलता है। क्रेडिट सिस्टम चलता है कि देखो मैंने खुशबू आपको मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, तो आप मुझे पैसा 10 दिन के बाद वापस करोगे। तो मैं 10 दिन के बाद फोन लगाता हूँ, खुशबू मुझे ना आपका जो मैंने माल बेचा था 10,000 रुपए का, उसका पैसा दो। तो आप पूछोगे कौन सा बिल नंबर, तो मैं बोलूंगा बिल नंबर XYZ। मतलब मैं बताऊंगा ना बिल नंबर आपको। तो वो बिल नंबर तभी मेंटेन कर पाऊंगा जब मैंने ये फीचर को टैली में एक्टिवेट किया रहेगा, इनेबल बिलवाइज। अगर मैंने ये बिलवाइज फीचर एक्टिवेट नहीं किया है, तो मैं किसी का भी
बकाया पैसा, आउटस्टैंडिंग फंड या फिर कोई भी क्रेडिट अमाउंट मैं बिल नंबर वाइज ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपसे मुझे 10,000 लेना है, लेकिन कौन से बिल के अगेंस्ट लेना है ये मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। लेकिन हर एक बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे वो उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो, हर एक बिजनेस में बिल वाइज डिटेल मेंटेन किया जाता है। अब देखो, बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने का पर्पस एक तो समझ गए कि बिल नंबर वाइज हमें ट्रैक रखना है कि बिल नंबर 1 किसको दिया, 2 किसको दिया, 3 किसको दिया, उसका रिकॉर्ड रहेगा। अब मान लो मैंने ही आपको 4 बिल दिए, एक मैंने बिल नंबर 1 2 3 4 4 बिल दिए मैंने आपको, 10 10 10 10 40,000 रुपए का टोटल। ठीक है, तो आपने मुझे 15,000 रुपए दिए। आपने आपको मैंने 4 बिल दिए अलग अलग, 10 10 10 10 40 करके। तो मैंने वो 4 बिल दिया, मैंने बोला खुशबू आपका 40,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो प्लीज मेरा पैसा पे करो। तो आपने बोला ठीक है मैं 15,000 रुपया देती हूँ। मैंने बोला 15,000 रुपया दे रहे हो, लेकिन मैंने आपको 4 बिल दिया। बिल नंबर 1 10,000 का, बिल नंबर 2 10,000 का, बिल नंबर 3 10,000 का, बिल नंबर 4 10,000 का। मुझे बताओ ये 15,000 कौन से बिल के अगेंस्ट है? यानी कि मुझे ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि ये जो पैसा आ रहा है वो कौन से बिल के अगेंस्ट दे रहे हो। क्या आप 4 नंबर बिल के अगेंस्ट दे रहे हो, 3 के अगेंस्ट दे रहे हो, 2 के अगेंस्ट दे रहे हो, 1 के अगेंस्ट दे रहे हो? तो ऐसे केस में जो पैसा आपसे मुझे मिलेगा, मुझे वो भी तो बताना पड़ेगा ना कौन से बिल के अगेंस्ट है। तो ऐसे केस में बिल नंबर को ट्रैक करना, जो पैसा हम लोग पे करते हैं या फिर रिसीव करते हैं वो कौन से बिल के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है, उसको ट्रैक करना, उसके लिए हमें बिल वाइज एंट्री की जरूरत पड़ती है। और इस फीचर से हम लोग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। हर एक बिजनेस का आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट होता है। बड़े बड़े कंपनियों में एक टीम होती है जो सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का काम करती है, कस्टमर से फॉलोअप करती है, सर आपका बिल नंबर 4 बकाया है। उनका काम ही यही होता है। जैसे भी मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे 15 अकाउंटेंट है। मैं 15 अकाउंटेंट का सुपर एडमिन हूँ। मेरे यहाँ पे जो कंपनी है वहां पे 15 अकाउंटेंट है, उसका सुपर एडमिन हूँ मैं। अभी मेरे सुपर एडमिन में ना 15 जो अकाउंटेंट है उसमें से, मतलब 15 यूजर है उसमें से मैं सुपर एडमिन, बचे 14 लोग। 14 में से दो सेल्स की एंट्री करते हैं, दो परचेज करते हैं, दो एआर देखते हैं, मतलब दो आउटस्टैंडिंग देखते हैं। हर किसी का अपना अपना टास्क है, तो उसकी एक अलग टीम होती है। तो वो जो आउटस्टैंडिंग टीम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे सरवाइव कर सकती है? क्योंकि मैं बिलवाइज फीचर को टैली डेटा में यूज करता हूँ। अगर मैं यूज नहीं करूं तो मेरा जो एआर टीम है, मतलब आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की टीम है, उनको कुछ रिपोर्ट मिलेगा ही नहीं टैली से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर क्लियर आपको? नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है? हाँ, कॉस्ट सेंटर को बेसिकली आप समझो डिपार्टमेंट। आप समझो डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर मतलब एक बड़ी कंपनी, मान लो कोई भी एक बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, फिर एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फिर एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर एक होता है एडमिन डिपार्टमेंट, राइट? 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए अपने ऐसे। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी हर साल कुछ ना कुछ खर्चे करती है, कुछ इनकम आता है। तो कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी अगर पूरे साल भर में 1 करोड़ रुपए जो खर्च कर रही है, 1 करोड़ रुपए जो खर्च कर रही है, वो कंपनी चाहती है कि जानना चाहेगी कि एचआर टीम के ऊपर कितना रुपया खर्च होता है, अकाउंट्स टीम के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ, सेल्स वालों के ऊपर कितना खर्च हुआ, और एडमिन वालों के ऊपर कितना खर्च हुआ, या फिर पैसा आया तो किस डिपार्टमेंट से कितना पैसा आया, कितना जनरेट किया। तो अगर डिपार्टमेंट वाइज उनको ब्रेकअप चाहिए कि कितना खर्चा और कितना इनकम हुआ, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को अगर मेंटेन करना है कि क्या आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपने पढ़ा रहेगा साइड से, नहीं सॉरी आपने बीए किया ना, सॉरी हमसे सॉरी मैं भूल गया। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता है उसमें बेसिकली कि अगर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का जैसे कि ट्रैक करना है कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना, जैसे मान लो सेल्स टीम होती है, तो सेल्स टीम वालों के ऊपर हम लोगों ने साल का खर्चा किया 20 लाख रुपया, उन्होंने हमें सेल्स ला के दिया 1 करोड़, यानी कि हमें सेल्स टीम कितना प्रॉफिट ला के देती है, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट ला के देती है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, खर्चा कितना, इनकम कितना, प्रॉफिट कितना, अगर वो चीज को ट्रैक करनी है तो आपको कौन से फीचर का यूज करना होगा, उसको यूज करना होगा कॉस्ट सेंटर। आप एक और एग्जांपल के तौर पे समझे, मान लो कि आप
एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मान लो आप शूज बनाते हो, मान लो शू बनाते हो, शू शू बना के बेचते हो। तो अब आप ये चाहते हो कि मैं ना शू मैं बेचता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो आप ये चाहते हो कि मैं ऑल ओवर इंडिया बेचता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस स्टेट में मेरा कितना माल बिकता है। महाराष्ट्र में कितना बिकता है, राजस्थान में कितना बिकता है, गुजरात में कितना बिकता है, दिल्ली में कितना बिकता है। तो ये स्टेट वाइज आपको रेवेन्यू देखना है, और उसका खर्चा कितना होता है। तो यानी कि आप बातों के ना ब्रेकअप की कि मुझे स्टेट वाइज कितना देखना। अब ये जो स्टेट वाइज है, इसका मतलब एक तरह का ये कॉस्ट सेंटर हो गया। करेक्ट। तो यानी कि आप क्या बनाओगे, महाराष्ट्र को बना दोगे कॉस्ट सेंटर, जैसे आपने एचआर टीम को एक कॉस्ट सेंटर बनाया है, उसी तरह से बना दोगे कॉस्ट सेंटर महाराष्ट्र का। तो इससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में मेरा इतना सेल हुआ, दिल्ली में इतना सेल हुआ, यहाँ पे इतना सेल हुआ। तो इस तरह से अगर आप डिपार्टमेंट वाइज या रीजन वाइज या फिर प्रॉफिट सेंटर वाइज या लोकेशन वाइज, जो भी वाइज यानी ब्रेकअप देना चाहते हो अपने चीजों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ऐसे केस में आपको कौन से फीचर का यूज करना होता है, कॉस्ट सेंटर का यूज करना होता है। हम लोग यूज करेंगे आगे, हाँ हम लोग यूज करेंगे, लेकिन जैसे एक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको नाम से ही क्लियर, इसका मतलब क्या है, करेक्ट। इसका नाम का ही मतलब क्लियर है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया कि क्या आप अपने बिजनेस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहोगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कौन करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता कौन है, देखो अलग अलग तरह के डिपेंड करता है। ये बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मान लो कि मैं शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो वो छोड़ो, मेरा खुद का ले लो। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, उसके साथ साथ में मैं अपना अलग अलग एक्टिविटी करता हूँ। तो ऐसे केस में जो मेरा प्रॉफिट है, एक सेकंड ना। अच्छा। ओके। हाँ, आप इंटरेस्ट देखो, हर एक बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लगता है, हर एक बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लगाना है तो ये फीचर यूज करना है। यहाँ पे जितने भी फीचर्स है ना, जरूरी नहीं है कि सारे फीचर हर एक बिजनेस में अप्लीकेबल हो। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो ही वो यूज किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखो इंटरेस्ट का मतलब कैसा होगा, मान लो मेरा बिजनेस है कि मैं लोगों को उधार देता हूँ, लोन देता हूँ मैं किसी को लोन देता हूँ। जैसे ना बिजनेस हो गया ना, मेरा चिट फंड का बिजनेस है, फिर मेरा फाइनेंस का बिजनेस है, कि जैसे मान लो खुशबू को कार लोन चाहिए, या फिर किसी सुरेश को पर्सनल लोन चाहिए, तो मैं उसको 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन दूंगा। लेकिन उस लोन पे मैं इंटरेस्ट लूंगा, लोन पे 10% 5%, जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उससे मैं इंटरेस्ट लूंगा। राइट। तो एक तो ये हो गया, अगर आपका बिजनेस है कि आप लोन देते हो, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाला। हाँ, लेकिन मान लो आपका बिजनेस लोन का है ही नहीं, उसके अलावा नॉर्मल बिजनेस है, शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम चलो ठीक है, समझ गया। लेकिन आपने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा है कि देखो, मेरा माल जिसको जिसको बेचा जाता है, मान लो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अब मैं माल आपको राजस्थान में जयपुर में बेचता हूँ। आपका एक आपने मेरे आप मुझसे माल खरीदते हो, शूज खरीदते हो, आप जयपुर में बेचने के लिए एग्जाम्पल। तो मैंने बोला ठीक है खुशबू, आपको मैं माल दूंगा 30 दिन की उधारी पे, 30 डेज क्रेडिट। आपको मैंने 1 लाख रुपए का माल दिया 30 दिन की उधारी पे, मैंने बोला खुशबू आपको मैंने माल दे दिया, 30 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। यानी कि मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया है 30 डेज का। मैंने फिर उस पे एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आपने ये पैसा 30 डेज के अंदर मुझे नहीं दिया, तो मैं आपसे पर महीने 2% इंटरेस्ट लूंगा। तो यानी कि अगर ये क्लॉज आ जाता है कि अगर आप सामने वाले से आफ्टर ड्यू डेट अगर वो टाइम के अंदर पैसा नहीं देता है, तो क्या आप उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करना चाहोगे। आपका टर्म्स एंड कंडीशन अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली यूज करो। ये बेसिकली कहां पर फॉल करता है, एक एमएसएमई रूल होता है, मीडियम स्मॉल अपना मीडियम स्मॉल सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का। उसमें रूल है कि बेसिकली 45 डेज के अंदर जो भी पैसे उधार है वापस आ जाने चाहिए, अदरवाइज 20% या फिर 20% के आसपास इंटरेस्ट लगता है आपका। तो उस केस में क्या होगा कि आपको मैंने बोला कि 1 लाख रुपया मैं 30 दिन के अंदर लूंगा, लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो मैं आपसे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट करूंगा। तो अब मान लो आप पैसा देते हो मुझे 45 दिन के बाद देते हो, तो टैली क्या करेगा,
टैली बोलेगा कि 30 दिन तक तो आपने पैसा नहीं दिया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने 30 दिन के ऊपर 15 दिन एक्स्ट्रा लिया, 15 दिन एक्स्ट्रा लिया है, तो 15 दिन जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है वो टैली खुद कैलकुलेट करके दिखाएगा। टैली कैलकुलेट तभी करेगा जब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर टैली में एक्टिवेट किया रहेगा। फीचर एक्टिवेट करना एक पॉइंट है, देखो, फीचर एक्टिवेट करना एक पॉइंट है, फीचर एक्टिवेट करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कब होगा, वो हम लोग धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। बट अभी फिलहाल हम लोग बस खाली इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, ये कहां पर यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री, अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में और भी है, जैसे कि फॉरेन करेंसी, कभी कभी हम लोग फॉरेन कंट्री को माल बेचते हैं, दुबई में बेच दिया, अमेरिका बेच दिया, सिंगापुर बेच दिया, तो हमारा रुपए का वहां पे वैल्यू नहीं होती, रुपया नहीं चलता वहां पे, तो हमें इनवॉइस बिल कैसे करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। डॉलर में करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉलर में कैसे मेंटेन होता है, तो वो सब पूरा का पूरा भी वहां पे अकाउंटिंग फीचर में आता है, वो हम लोग सीखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि मेंटेन इन्वेंट्री। क्या आपको इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम क्या होता है, बेसिकली देखो, स्टॉक आइटम का मतलब क्या, आपका एक मान लो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो फेमस हो गया, तो जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो जो जेठालाल अपने शॉप में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी रखता है वो सब क्या उसका, वो उसका खुद का प्रोडक्ट स्टॉक है उसका, तो उसके लिए वो क्या बेसिकली इन्वेंट्री है, वो वो इन्वेंट्री कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम। तो क्या आपका बिजनेस में इन्वेंट्री यूज होता है? हाँ, यूज होता है। लेकिन आप पूछोगे कि परवेज, हर बिजनेस में इन्वेंट्री यूज होता है? नहीं, हर बिजनेस में इन्वेंट्री यूज नहीं होता है। जैसे मेरा बिजनेस देख लो, मैं क्या करता हूं, मैं कोई माल बेचता हूं नहीं, मैं अपनी सर्विस देता हूं, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं जीएसटी फाइलिंग करता हूँ, मैं आईटीआर फाइलिंग करता हूँ, मैं कुछ माल नहीं बेचता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मेरा बिजनेस क्या अदर देन इन्वेंट्री है। लेकिन वो लोग जो कोई माल बेचते हैं, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है, राइट, तो वो लोग जो माल बेचते हैं तो वो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री एक पार्ट हो गया, इन्वेंट्री के साथ साथ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दो चीजें हो गई, तो दोनों को क्लब करके क्या आपके बिजनेस में देखो, हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग होती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो अकाउंटिंग होती है, लेकिन हर एक बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं होता है, हर एक बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं होता है, हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग होता है लेकिन इन्वेंट्री नहीं होता है। लेकिन इन्वेंट्री जहां पर होगा वहां पे तो अकाउंटिंग होगी होगी। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जब नट्टू काका को बोलता है बिल करो, तो बिल का मतलब होता है अकाउंटिंग करो। और माल पहुंचाओ, जब बागा को बोलता है कि माल डिलीवर करके आओ, तो उसका मतलब वो इन्वेंट्री सप्लाई करो। तो अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री साथ साथ चलेंगे, इन्वेंट्री कभी अकेले नहीं जाएगी, अकाउंटिंग के साथ ही जाएगी वो। तो आपके बुक्स में अकाउंटिंग है, लेकिन इन्वेंट्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। क्लियर है? अब मान लो आपका आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, तो क्या वो इन्वेंट्री मैनेज करेगा अपने बुक्स में? नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, बल्कि वो सर्विस दे रहा है। करेक्ट। अच्छा, अब मान लो आपका चार्टेड अकाउंटेंट है और वो सर्विस दे रहा है, लेकिन आपका चार्टेड अकाउंटेंट ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से जाके एक लैपटॉप खरीद के लेकर आता है, एग्जाम्पल। अब उसने क्या किया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक लैपटॉप तो खरीद के लेके आया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या था वो लैपटॉप, लैपटॉप इन्वेंट्री थी ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो लैपटॉप तो इन्वेंट्री थी। लेकिन जब आपने एज अ मान लो आप सीईओ, आपने वो लैपटॉप खरीद लिया, आप तो सर्विस दोगे ना, तो क्या आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा? तो नहीं, क्योंकि वो आपका इन्वेंट्री नहीं है, वो क्या हो गया आपके लिए, वो जो लैपटॉप आपने, वो आपके लिए असेट हो गया, क्योंकि वो आप, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो और आप उसको बेच दोगे। करेक्ट, वो इन्वेंट्री हो गया। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जो आपने लिया है और उसको आप खुद यूज करोगे, या तो पर्सनल यूज करोगे या फिर बिजनेस में यूज करोगे, तो वो आपका एसेट हो गया।
जैसे मैंने ये लैपटॉप खरीदा अभी फिलहाल, तो मैंने लैपटॉप खरीदा तो ये मेरा असेट है, मैं बेचूंगा नहीं इसको, ये मेरा असेट है, मेरे बिजनेस में जाएगा ये। लेकिन अगर मान लो मैं बिजनेस करता हूँ या माउस का बिजनेस करता हूँ, मैं माउस मंगाता हूँ, माउस बेचता हूँ, माउस मंगाता हूँ, माउस बेचता हूँ, तो माउस मेरा असेट नहीं है, माउस मेरा इन्वेंट्री है फिर उस केस में। क्लियर है? मतलब जिस प्रोडक्ट का मैं डील करता हूँ, जिस चीज में मैं डील करता हूँ, वो मेरा इन्वेंट्री है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया इन्वेंट्री। अब फिर यहां पर देखो, अगला पॉइंट दिया है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। मैंने बोला ना अभी, अकाउंट्स और इन्वेंट्री साथ साथ चलते हैं। तो यहां पर टैली एक ऑप्शन देता है कि डू यू वांट टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है मर्ज, डू यू वांट टू मर्ज अकाउंटिंग प्रोसेस विद इन्वेंट्री प्रोसेस? ऑलवेज यस। हाँ, यस। तो बोलोगे अगर ऑलवेज यस है तो फिर ऑप्शन क्यों दिया है यहाँ पे? ऑप्शन दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीजन, क्योंकि टैली को मैनेज करना, देखो टैली एक बेसिकली प्रोडक्ट है, टैली एप्लीकेशन एक प्रोडक्ट है, टैली हर कोई अपने बिजनेस में यूज करता है, टैली हर कोई अपने बिजनेस में यूज करता है, लेकिन टैली को यूज कैसे करना है बिजनेस में ना, 100 में से सिर्फ 5 लोग को आता है। 100 में से सिर्फ 5 लोग को आता है कि टैली को बिजनेस में यूज कैसे करना है। अगर टैली को छोड़ो, मैं टैली की बात कर रहा हूँ, मान लो आपके पास आईफोन है, या फिर आईफोन नहीं, कोई भी एंड्रॉइड फोन है एग्जाम्पल, तो क्या आपको पता है कि आपके फोन में कौन कौन से फीचर है? आपको 50% पता होगा, 50% आपके फीचर पता ही नहीं होंगे अभी भी, आपने देखा ही नहीं रहेगा बहुत सारे फीचर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा अपने मोबाइल में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मेरे काम का फीचर हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी टैली में ना कुछ लोग इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में उनके लिए ऑप्शन दिया है कि काम करो, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप टैली को तो रखो, काम के लिए रखो, मतलब इन्वेंट्री के लिए रखो, लेकिन जो उसका वैल्यू है, अकाउंटिंग वैल्यू है, उसको नॉर्मल अकाउंटिंग के साथ मर्ज नहीं करो, मर्ज नहीं करो। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन फिलहाल आपको ऑप्शन दिया है कि जनरली दोनों की वैल्यू मर्ज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की वैल्यू प्लस इन्वेंट्री की वैल्यू दोनों मर्ज होके तब जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। अगर आप मर्ज नहीं करोगे तो ऐसे केस में इन्वेंट्री की वैल्यू आपके अकाउंटिंग वैल्यू के साथ मर्ज नहीं होगी, और जो इन्वेंट्री की वैल्यू है मर्ज अगर नहीं होगी, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आपको हाथ से मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैन्युअली मतलब आपको अपना स्टॉक रजिस्टर निकालना पड़ेगा, हार्ड कॉपी टोटल करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू मैन्युअली निकाल के फिर आपको अकाउंटिंग में ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि ऑफलाइन मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। वो कैसे क्या होता है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन ऑप्शन दिया है कि क्या आपको मर्ज करना है, ज्यादातर ये 90% केस में आपको यस रखना है, लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते इन्वेंट्री को तो ये ऑप्शन नो रखना। कब यस रखना है कब नो रखना है वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बेसिकली, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। अब इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स का मतलब क्या होता है? प्राइस लेवल, प्राइस लेवल, इसको ब्रेक करो। प्राइस लेवल, प्राइस का मतलब हो गया ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्ट का प्राइस, लेवल्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल। अब देखो, ये जो मोबाइल फोन है आपके पास हाथ में दिख रहा होगा, आपके पास आईफोन एग्जांपल, अब आईफोन को मालूम है आपको इंडिया में कितने का बिकता है? एक नॉर्मल आईफोन मान लो एग्जांपल 1 लाख रुपए का इंडिया में बिकता है, तो वही आईफोन दुबई में 80 हजार का बिकता है, वही आईफोन यूएसए में 60 हजार का बिकता है। I'm just giving an idea, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा सा इंडिया की बात करें कि अगर कोई फोन, देखो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई फोन बनाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई फोन बनाती है, तो वो जब बेचती है माल, तो क्या वो डायरेक्टली आपको बेचती है? आईफोन ने माल बनाया तो आपको नहीं बेचती डायरेक्टली, वो किसको देती है? वो देती है होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, राइट? वो एक साइकिल को होके जाता है। तो अब ऐसे केस में मान लो कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी चीज की, किसी भी चीज की, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी चीज की, तो वो ना अपनी पॉलिसी सेट करते हैं कि देखो हमारे पास से अगर जो एक टाइम पे बल्क ऑर्डर करेगा तो हम उसको पर पीस 1000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, अगर कोई हमसे 2000 का लेगा तो हम उसको 500 का डिस्काउंट देंगे। मतलब वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने हमसे 1000 क्वांटिटी माल बाई किया तो उसको हम इस प्रोडक्ट का रेट लगाएंगे 10,000, किसी ने 2 ही माल खरीदा तो हम इसको 15,000 का रेट लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट वही है, लेकिन अलग कस्टमर के लिए इसका प्राइस अलग रहेगा, यानी कि
जब एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेट करना हो, तो ऐसे केस में कौन सा फीचर यूज करेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस लेवल यूज करेंगे। क्लियर है? क्या डाउट है? क्लियर मतलब इसका मतलब सिंपल। अगर एक ही प्रोडक्ट है और ज्यादा करके ये कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यूज करती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं। उनका बेसिकली पर्पज ये होता है कि देखो, मुझसे ज्यादा जो माल लेगा उसको मैं अलग रेट में बेचूंगा माल, जो मुझसे कम क्वांटिटी माल खरीदेगा उसको मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। लेकिन मैं एक ही प्रोडक्ट, अभी देखो, आप आते हो मुझसे एक 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 मोबाइल खरीदने के लिए, तो मैं आपको 15,000 का बेचूं, और कोई मेरे पास रिटेलर आता है खरीदने के लिए, बड़ा मतलब दुकान वाला, और उसको भी 15,000 का बेचूं मैं, तो क्या डिफरेंस रह जाएगा? डिफरेंस कुछ सही नहीं आएगा ना। तो रिटेलर बोलेगा कि भाई मैं आपसे 15,000 का ले रहा हूँ, मैं जाके माल 16,000 में बेचूंगा, तब तो जाके 1,000 रुपया कमाऊंगा ना। लेकिन आपके कस्टमर को 15,000 में बेच दोगे तो मैं क्या कमाऊंगा? तो ऐसे केस में कंपनियां क्या करती है, अलग अलग प्राइस लेवल सेट करती है। तो उस फीचर को यूज करने के लिए, प्राइस लेवल सेट करने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए टैली में फीचर दिया हुआ है प्राइस लेवल, कि आप प्राइस लेवल यूज करो। उसको भी यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। फिर आता है यहाँ पे बैचेस। नेक्स्ट है इनेबल बैचेस। बैचेस क्या होता है बेसिकली? बैचेस बैचेस का मतलब ये हो गया, आपने जैसे हाँ, मैगी तो खाई रहेगी आपने। अब जैसे मैगी तो हर किसी ने खाई रहेगी, अब तो नहीं खाते फिलहाल। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है। देखा रहेगा ना आपने। ज्यादा करके खाने पीने वाली चीजें जो जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब जो जल्दी खराब होने वाली रहती हैं। तो क्या होता है कि जब मैगी बनती है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मैगी बनती है, तो उसके पीछे उसका लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके पीछे लिखा रहता है उसका एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, उसके साथ साथ में उसका लिखा रहेगा बैच नंबर। बैच नंबर का कभी उठा के देखना, अभी आपके पास पार्ले जी का बिस्किट होगा या फिर कुछ भी होगा, चिप्स भी होगा ना, चिप्स जो भी खाते, जो भी खाने पीने वाली चीजें होगी, उसके पैकेट पे देखना लिखा रहेगा। बैच नंबर का मतलब होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, और ये इसका लॉट नंबर क्या है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका एक लॉट नंबर, बैच नंबर होता है। तो ऐसे केस में आप अपने बिजनेस में जो इन्वेंट्री मैनेज करते हो, क्या उस इन्वेंट्री को बैच नंबर देना है आपको? देखो, बैच नंबर हर किसी के लिए नहीं लगेगा। जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का बैच नंबर तो लग जाएगा कि बैच नंबर क्या है इसका, ये बैच नंबर है M2018, इसका मतलब ये लैपटॉप 2018 में बना है, इसका बैच नंबर M2018 हो गया। लेकिन क्या इस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट होगा लैपटॉप का? नहीं, लैपटॉप का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। लेकिन मैगी का होगा, बिस्किट का होगा। तो देखो, बैच डिटेल हर इन्वेंट्री पे नहीं लगेगा, हर स्टॉक आइटम पे नहीं लगेगा। लेकिन जो आपके बिजनेस में आप जो इन्वेंट्री मैनेज करते हो, जैसे मान लो आप किराना स्टोर का बिजनेस आपका, तो आपके किराना स्टोर में जितने भी आइटम होंगे खाने पीने वाली चीजें, सब में बैच लगेगा। हर किसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, हर किसी का एक्सपायरी डेट होगा। तो ऐसे केस में आपके बिजनेस में बैच वाइज डिटेल मैनेज, इनेबल करना, एक्टिवेट करना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि आप जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे, तब तक टैली को समझेगा नहीं ना इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। टैली क्या करेगा? बैच नंबर देखेगा। हाँ, इनेबल बैचेस, तो बैचेस का मतलब ये हो गया बेसिकली कि अगर आप बैच मेंटेन करना है, बैच मेंटेन करने के साथ साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना है। अब टैली बेसिकली क्या करता है, मान लो कि आपका प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसका आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दिया कि 1 जनवरी 2024, और उसका एक्सपायरी डेट डाल दिया कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा 31 अगस्त 2024। तो टैली क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसका बैच नंबर XYZ है, और ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी है, और ये प्रोडक्ट एक्सपायर होगा 31 अगस्त को। और जैसे ही 31 अगस्त का डेट टैली में आ जाएगा, टैली में आ जाएगा, बोल रहा हूं मैं, टैली में आ जाएगा। जैसे ही टैली में 31 अगस्त का डेट आ जाएगा, अगले दिन 1 सितंबर को टैली क्या करेगा, उस स्टॉक आइटम को एज अ स्क्रैप ट्रीट कर लेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट तो खराब हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, और आप एक्सपायर माल नहीं बेच सकते हो। टैली क्या करता है, उसको मैनेज कर लेता है। हालांकि फिर उसको अगर आपको रिवाइव करना है कि नहीं नहीं स्क्रैप मत करो, इसको रिवाइव करो, तो रिवाइव कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे। तो ये हो गया आपका बैचेज। नेक्स्ट आता है बेसिकली जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। आई होप मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। बाउंस जा रहा है? नहीं नहीं, बोला बाउंस जा रहा है क्या?
ठीक है। हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं, लास्ट सॉरी लेफ्ट साइड का ही कवर कर लेते हैं, बिकॉज राइट साइड का मुझे कल प्रैक्टिकली करके दिखाना है यहाँ से। कोई नहीं। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? जैसे क्या होता है कि मान लो, हाँ, आपको अपने जैसे दिवाली आ रही है, एग्जाम्पल दिवाली आ रही है, तो दिवाली में आपको शॉपिंग करोगे। आपको मान लो जैसे नया ड्रेस सिलाना है, आपको नया ड्रेस दिवाली के लिए रेडी करना है, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो कपड़े लेकर आते हो मार्केट से। कपड़े लेकर आओगे लेकिन खुद तो सिलोगे नहीं आप। आप खुद खुद तो सिलोगे नहीं, मतलब एग्जाम्पल, अगर आप सिलना आता है को बात अलग है। लेकिन आप खुद नहीं सिलोगे, आप क्या करोगे? किसी टेलर के पास जाओगे। आप उसको क्या करोगे? अपना कपड़ा आप टेलर को दे दोगे कि भाई, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी, मैं ये बोला था। जॉब ऑर्डर क्या होता है बेसिकली? जॉब ऑर्डर का मतलब होता है किसी से जॉब वर्क कराना, मतलब किसी को जॉब असाइन करना और उससे काम करवा के लेना। मैं एग्जांपल दे रहा था कि दिवाली आ रही है मान लो। अब दिवाली में बेसिकली क्या करना है? आपको नया ड्रेस लेना है। तो नया ड्रेस आप तो रेडीमेड ही लोगे, लेकिन रेडीमेड लेते ना लेते हुए आपने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो सिलवाऊंगी। तो आपने क्या किया? मार्केट से कपड़ा ले लिया। कपड़ा ले लिया, प्लस उसमें जो भी ऐसे एक्सेसरीज थे आपने वो भी ले लिया कि चलो मैं इसमें ना ये कढ़ाई करवाना है मुझे, या फिर ये पर्टिकुलर चीज करवानी है। तो आपने वो सारे मटेरियल्स ले लिए और आपने क्या किया? टेलर को जाके दे दिया। अब ऐसे केस में आपने क्या किया है? आपने एक जॉब टेलर को असाइन किया है। टेलर को क्या असाइन किया कि मैंने ये आपको कपड़ा दे दिया, यानी कि मटेरियल दे दिया। इसका जो मटेरियल है मैंने आपको दे दिया है। आपका काम बनता है, यानी टेलर का काम बनता है, इस कपड़े को सिले और फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा ड्रेस है वो रेडी करके मुझे पर्टिकुलर टाइम पे लौटा दे। ऐसे केस में आपने जो टास्क सामने वाली पार्टी को दिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब ऑर्डर। ये बेसिकली जॉब ऑर्डर कहलाता है। तो ऐसे केस में टैली में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है? जैसे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? साइकिल बनाती है। लेकिन साइकिल बनाती तो है, लेकिन साइकिल में जो व्हील होता है, टायर, उसका ट्यूब, उसका जो रिम होता है, उसमें जो चीजें होती है, तो वो कंपनी खुद नहीं बनाती है, वो किसी से बनवा के लेती है। तो वो किसी से बनवा के जो लेते हैं ना, उसको जॉब वर्क बोलते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस, यानी कि इन्वेंट्री को अगर आपको मैनेज करना कि चलो, आप पूरा साइकिल तो बनाओगे लेकिन टायर नहीं बनाओगे, या फिर आप मान लो आप व्हील नहीं बनाओगे, व्हील किसी और से बनवा के लोगे। तो ऐसे केस में आप जो व्हील किसी और से बनवा के लोगे, तो उसका एक पूरा साइकिल होता है कि आपने किसी को बोला, मान लो एक्स वाई जेड को बोला कि आप मुझे व्हील बना के दोगे। मैं आपको इतना क्वांटिटी माल सप्लाई करूंगा, इसका इतना चार्जेस दूंगा, ये टाइम लिमिट है। तो ये पूरा साइकिल होता है पूरा का पूरा। तो ये साइकिल को कंप्लीट करने का प्रोसेस, जो कंप्लीट करने का प्रोसेस है, अगर वो टैली में फॉलो करना है आपको, तो उसके लिए आपको कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आवाज आ रही होगी ना आपको मेरी? तो मैंने मोबाइल से क्लिक कर रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको जॉब ऑर्डर प्रोसेस फॉलो करने के लिए जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर यूज करना पड़ेगा। हालांकि मार्केट में ओनली 0.1% लोग जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉलो करते हैं, किसी को आता ही नहीं है कैसे यूज करते हैं, 0.1%। नेक्स्ट है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब बेसिकली, मान लो, मैं कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब हो गया, कोई प्रोडक्ट है, मैंने ना दुबई से आईफोन मंगवाया, मेरा फ्रेंड गया था, या फिर दुबई से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया कि मुझे आईफोन चाहिए। इंडिया में बहुत महंगा पड़ रहा है। इंडिया में जो फोन 2 लाख का आ रहा है, तो दुबई में 1 लाख का आ रहा है, एग्जाम्पल। तो मैंने दुबई से ऑर्डर कर दिया। तो अब ऐसे केस में जब दुबई से आईफोन निकलेगा, तो देखो, दुबई में उस फोन का कीमत 1 लाख रुपया है। लेकिन जब दुबई से फोन इंडिया में आएगा, एयरपोर्ट पे आएगा या फिर कहीं पे आएगा, तो कस्टम वाले पकड़ेंगे, पहले बोलेंगे दुबई से माल मंगाया है तो कस्टम ड्यूटी पे करो इसका। उसका टैक्स भरना पड़ेगा ना उसको अपने को। मान लो 20,000 टैक्स भरना पड़ेगा। तो कस्टम वाले ने बोला 20,000 का टैक्स दो इसका। तो प्लस उसका जो 20,000 तो प्लस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी। फिर बोलेंगे इसका 10,000 रुपए का इंश्योरेंस भी होता है, क्योंकि माल दुबई से यहाँ पर आ रहा है, डैमेज हो गया तो उसका इंश्योरेंस भी करवाओ 10,000 का। 10,000 और खर्चा हो गया, यानी कि अब कितने का माल पड़ेगा मुझे? वो फोन 1,30,000 का। मुझे 1,30,000, यानी कि जो फोन मेरा 1 लाख रुपए का दुबई से निकला था, इंडिया आते आते वो 1,30,000 का हो गया। यानी कि जो मेरा एडिशनल कॉस्ट आया 30,000 रुपए का। तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट को मंगाने में या फिर एक प्रोडक्ट को मैनेज करने में जो जो मेरे एडिशनल खर्चे हो रहे हैं,
जो जो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, अगर उन सारे खर्चों को मुझे ट्रैक करना है, तो मुझे फीचर यूज करना पड़ेगा इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। कॉस्ट ट्रैकिंग का नाम से क्लियर है ना, कि प्रोडक्ट के डिलीवरी मूवमेंट मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर कोई भी खर्चे मुझे देखने हैं, कि भाई कितने खर्चे हुए, उस खर्चे को मुझे ट्रैक करना है, सो दैट अब मैं अगर मान लो मैंने इंडिया में मंगा लिया उस प्रोडक्ट को 1,30,000 का, मुझसे कोई पूछेगा कि भाई तूने आईफोन कितने का लिया, तो क्या मैं 1,00,000 का बोलूंगा? नहीं, 1,00,000 का तो नहीं पड़ा ना मेरा वो। मुझे कितने का पड़ा? वो 1,30,000 का पड़ा। हाँ, वो इसमें आएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, लेकिन देखो दो तरह के खर्चे होते हैं बेसिकली। एक होता है डायरेक्ट खर्चा होता है, एक होता है इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बेसिकली आप उस प्रोडक्ट में नहीं ऐड करोगे। डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, जैसे कि भी डायरेक्ट में क्या, कस्टम ड्यूटी पे किया आपने। कस्टम ड्यूटी का जो पे किया आपने, ये इसका नेचर है, अकाउंटिंग नेचर है कि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बीकॉम में एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट को इंडिया में लाने या फिर आपके फैक्ट्री, आपके कस्टडी में लाने तक जो भी खर्चा हुआ रहेगा, वो खर्चे को आप उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। लेकिन अब एक बार वो प्रोडक्ट आपके गोडाउन में, फैक्ट्री में आ गया, अब उसके बाद जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो आपने पूछा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अगर हाँ, वो ट्रांसपोर्ट मान लो आपने वो दुबई से इंडिया में मंगाया, उसका फ्लाइट चार्जेस जो पे किया आपने, एक तरह का ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उसका भी खर्चा आप उसमें ऐड करोगे। लेकिन मान लो वो इंडिया में उतर गया, इंडिया से फिर आपने कुरियर किया कि भाई कस्टम वालों ने कुरियर कर दिया आपके फैक्ट्री में आने में, तो कुरियर का भी खर्चा, क्योंकि प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री तक पहुंचा नहीं है। जब तक वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंचता है, तब जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे आपके कॉस्ट कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होते आएंगे। लेकिन एक बार आपके फैक्ट्री गोडाउन में वो माल आ गया, अब उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। जैसे मान लो आपके गोडाउन में रखा हुआ माल, गोडाउन का रेंट जाता है, गोडाउन का किराया जाता है 2,000 रुपये महीने का एग्जाम्पल, लेकिन वो 2,000 रुपये महीने का किराया जाता है, वो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि दुबई से इंडिया माल पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 1,30,000 का हो चुका है। अब उसके बाद नहीं, क्योंकि एक बार माल पहुंच गया आपके हाथ में, अब उसके बाद कोई भी खर्चा करो, जैसे मान लो गोडाउन से निकाल के आपने किसी और को बेच दिया, फिर से वापस ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट वाला कॉस्ट आपको उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दो तरह के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब होता है until the product or service, sorry not service, basically until the goods that has been dispatched from the supplier's location and it reached to the location of the recipient, till the time whatever the cost that has been incurred, that will be added to the additional cost of the inventory। यानी कि जो भी खर्चा होगा आपके इन्वेंट्री के एडिशनल कॉस्ट में वो ऐड होगा, पक्का है। ये हो गया आपका कॉस्ट ट्रैकिंग। नेक्स्ट आता है जॉब कॉस्टिंग। ये अलग है, अब ये थोड़ा जॉब कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर अलग है। देखो जॉब ऑर्डर अलग है, कॉस्ट ट्रैकिंग अलग है, जॉब कॉस्टिंग अलग है, तीनों अलग अलग है, लेकिन मिलते जुलते लगते तीनों। जॉब कॉस्टिंग को समझो, एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ चलो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने जयपुर में एक जयपुर के बाहर एक प्लॉट ले लिया। आपने एक प्लॉट लिया और आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे ना मकान बनवाना है, रेडी करना है, मुझे एक 3 स्टोरी का बंगलो बनाना है एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, एक प्लॉट लिया 40 लाख का एग्जाम्पल। अब 40 लाख का आपने प्लॉट ले लिया है, और प्लॉट लेने के बाद आपने बोला है कि मुझे इसमें इसको 3 मंजिला मकान बना के रेडी करना है। तो ऐसे केस में मकान बनाने के लिए मुझे जो भी मटेरियल लगेंगे, उसमें जो ब्रिक्स लगेंगे, सीमेंट लगेगा, रेत लगेगी, ईंट लगेगी, उसका रॉड लगेंगे, फिर लेबर के कॉस्ट होंगे, मजदूर का कॉस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट होगा, जितने भी कॉस्ट होंगे। तो यानी कि एक प्रोडक्ट को रेडी करने में आपने जो बिल्डिंग, जैसे बिल्डर लोग होते हैं ना, बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है बेसिकली, अब जयपुर में तो बिल्डिंगे नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो बिल्डर क्या करता है, पहले जमीन खरीदता है, वो जमीन पे फिर वो बिल्डिंग बनाता है। मान लो उसने 10 महले का बिल्डिंग बना दिया, हाँ 10 फ्लोर का, और हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रखा उसने। जयपुर में फ्लैट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट आई एम श्योर आपको फ्लैट क्या होता है पता होगा। तो हाँ, तो उसने एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रखे, ठीक है, चार 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 करके उसने 40 फ्लैट बना दिए, मतलब 10 × 4 = 40। अब उसने क्या किया, जब वो बिल्डिंग रेडी किया ना उसने,
तो वो ये देखेगा इस बिल्डिंग को रेडी करने में पहले तो मैंने जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की, प्लस इस बिल्डिंग को मैंने बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रॉड, पाइप्स और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्टर, XYZ इंजीनियर जो भी होगा, मतलब जितने भी चीजें होंगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल, ये सारे खर्चे किए हैं। तो जाके मेरा ये बिल्डिंग जो रेडी हुआ है, तो आज ये मेरा बिल्डिंग रेडी हुआ है 20 करोड़ रुपए में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 करोड़ में रेडी हो गया। तो अब उसका बिल्डिंग का कॉस्ट कितना, 20 करोड़ निकला। अब वो ये देखेगा, तो ये जो मेरा बिल्डिंग कॉस्ट निकला है 20 करोड़ का, बनने में लगा है 2 साल, तो यानी कि मेरा 20 करोड़ की कीमत हो जाती है 22 करोड़, जस्ट बिकॉज 2 साल का टाइम लग गया। तो अब ऐसे केस में वो बोलेगा मेरे पास कितने फ्लैट है, मेरे पास फ्लैट है 40, 40 को मल्टीप्लाई करेगा 22 से, तो पर प्लस का कॉस्ट निकलता करीब करीब समझ लो 22 मल्टीप्लाई, यानी कि कितना निकलेगा, 20, हाँ 22 करोड़ ना, 22 को मल्टीप्लाई करो 40 से, तो बेसिकली निकलेगा 55 लाख रुपए, यानी कि एक फ्लैट की कॉस्ट उसके लिए कितने निकल गई, 55 लाख रुपए निकल गई। अब बोलेगा कि भाई एक फ्लैट बनाने में मेरा 55 लाख रुपया लगा है, अब इस फ्लैट को मैं बेचूंगा 80 लाख में। अब मैं बेचूंगा इसको 80 लाख में, तो 80 लाख में बेचा, 80 - 55, यानी पर फ्लैट कॉस्ट उसका प्रॉफिट कितना होगा, करीब करीब होगा 25 लाख रुपए का। तो आप समझा मतलब क्या हो गया, कि जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, किसी प्रोडक्ट किसी भी चीज को रेडी किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को रेडी करने में जो भी खर्चे होते हैं, वो खर्चे को मिला के फिर उसको बेचा कितने में गया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आपको फीचर यूज करना होता है जॉब कॉस्टिंग। करेक्ट। जैसे मोबाइल बनाते हो, आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो, तो मोबाइल में क्या क्या कंपोनेंट लगा, उसका कितना कॉस्ट आया, मेरा खर्चा 10 हजार का हो गया, तो मैं मोबाइल को 10 हजार में बेचूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, मैं बेचूंगा 20 हजार रुपए का, तब जाके मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से खर्चे को ट्रैक करना, प्रॉफिट कंप्यूट करना, उसके लिए आपको फीचर यूज करना होगा जॉब कॉस्टिंग। तीनों फीचर 0.1% लोग मार्केट में यूज करते हैं, किसी को पता ही नहीं यूज कैसे करते हैं इसको। अगर यूज करना जानते हैं, अगर लोग जानते हैं, तो फिर बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। जब आप सेल्स की इनवॉइस बनाओगे टैली में, तो क्या टैली में इनवॉइस में बनाते वक्त आप डिस्काउंट देना चाहोगे, जैसे होता है ना, बिल देखते रहोगे, कभी कभी आप कभी शॉपिंग करने आता तो आप पे डिस्काउंट लिखा था 2% डिस्काउंट, मान लो 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट है, उसके आगे लिखा रहेगा 2% डिस्काउंट, तो माल कितने का देगा आपको, 9,800 रुपए का, राइट। तो बिल में अगर आपको डिस्काउंट कॉलम दिखाना है, तो डिस्काउंट ये वाले ऑप्शन को यस करो। नेक्स्ट लास्ट, आज के लिए यहाँ पे लास्ट होगा, लास्ट ऑप्शन आता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। ये क्या हो गया, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। हाँ, जैसे अभी आप कभी किसी मॉल में जाते हो, और वहां पे देखते हो सेल लगा रहता है, बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, यानी कि आप अगर मान लो बाई टू, मान लो कि एक टी शर्ट, एग्जाम्पल टी शर्ट हो गया, आप बाई टू गेट वन फ्री का ऑप्शन देखा आपने, तो आपने टी शर्ट कितना लिया, आपने लिया 3, बाई टू प्लस वन, राइट, गेट वन फ्री, आपने लिया 3, लेकिन बिल कितने का हुआ, बिल सिर्फ 2 का किया जाएगा, यानी कि एक्चुअली आपको कितना मिला, टी शर्ट 3, लेकिन बिलिंग कितनी की हुई है, 2 की। तो ऐसे केस में, हाँ, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या आप अपने बिजनेस में इस तरह का ऑफर निकालते हो, कि जहां पे आप माल देते हो 3, मतलब प्रोडक्ट सप्लाई करते हो 3, लेकिन बिलिंग 2 का करते हो। तो ऐसे केस में अगर एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम आपको चाहिए टैली में, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटिंग और इन्वेंटरी फीचर को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। कल हम लोग टैक्सेशन के बारे में, ऑनलाइन पेरोल एंड अदर फीचर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये खत्म, देखो मैं डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फीचर बहुत सारी चीजों को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना आके कंप्लीट होता है, तो ये वाला वीडियो जो कंटेंट है वो मैं आपको डाल दूंगा, एक बार रेफर कर लेना। टैली आपने इंस्टॉल किया है क्या अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में? ठीक है, एक बार देख लेना वहाँ पे कंपनी क्रिएट करके ये ऑप्शन क्या आते हैं, और एक बार ऑप्शन को यस नो करके देखना कि ये ऑप्शन को यस करने से क्या होता है, ये ऑप्शन को नो करने से क्या होता है। आपको चेंजेस खुद दिख जाएंगे टैली, जैसे एग्जाम्पल मालूम मैंने जैसे मालूम मैंने ये ऑप्शन को यस कर दिया, तो ये ऑप्शन होने से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो देखो, यहाँ पे इसे एक नया ऑप्शन आ जाता है, कॉस्ट सेंटर, पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आ जाता है। तो एक बार चेक करना कि कौन से फीचर यस नो करने से क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे अपना 442।
लाइव में पता नहीं क्या होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मैं उसका, अपना स्क्रीन बंद करता हूँ। कल मिलते हैं वापस। 3 2 4, ओके। ओके, बाय।